नमस्कार। आज हम लोग यहाँ ईथर के बारे में जानते हैं। चूँकि जो हम लोग यहाँ चैप्टर पढ़ रहे हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, तो अल्कोहल और फिनॉल के बारे में हम लोग पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, जिसका प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और रिएक्शन। उसके बाद का ये तीसरा जो टर्म है ईथर है। यहाँ ईथर का क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और फिर प्रिपरेशन करेंगे हम लोग। तो यहाँ जानते हैं कि पहले ईथर का वर्गीकरण कैसे किया गया है और फिर ईथर है क्या। ईथर, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो O होता है, जिसमें ये एल्काइल ग्रुप से ये बॉन्ड जुड़ा हुआ रहता है, ये ईथर कहलाता है। यानी कि ये फंक्शनल ग्रुप O दोनों तरफ से एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ रहता है, तो हम पहचान लेंगे कि ये कंपाउंड क्या है, ईथर है। तो इसका नोमेनक्लेचर पहले करते हैं। ये ईथर का नोमेनक्लेचर, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन पर चलेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर यानी ईथर का नामाकरण। तो ईथर के नामाकरण में इस तरह से हम अलग अलग कॉलम बनाएंगे। ये हो गया आपको क्लास का, ये हो गया यानी कि फंक्शनल ग्रुप, और ये इसमें हो गया आपको जनरल फॉर्मूला, और यहाँ ये एग्जाम्पल हो गया। यहाँ लिखते हैं कॉमन नेम, और ये लिखते हैं IUPAC नेम, और यहाँ लिखते हैं स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ ईथर का भी हम लोग यहाँ नामाकरण पढ़ रहे हैं कि ईथर का नामाकरण कैसे करेंगे। जैसे यहाँ ईथर का ये फंक्शनल ग्रुप O हुआ, जो दोनों साइड से एल्काइल ग्रुप से ये जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर का मतलब हुआ कि ईथर का नामाकरण कैसे करते हैं। यहाँ नोमेनक्लेचर शब्द का अर्थ होता है ईथर का नामाकरण, उसका फॉर्मूला लिखना, उसका कॉमन नेम, IUPAC नेम, ये सब नोमेनक्लेचर ही कहलाता है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ क्लासिफिकेशन जानेंगे, फिर प्रिपरेशन जानेंगे। हालांकि ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, लेकिन चूंकि यहाँ 12 का एक टॉपिक आ जाता है, जिसमें एक टॉपिक यहाँ नोमेनक्लेचर भी है हर एक कंपाउंड का। तो यहाँ क्लास नेम में हो गया, यहाँ ईथर लिखेंगे, चूँकि ईथर एक अलग क्लास है। जिस तरह से अल्कोहल अलग क्लास था, एल्डिहाइड था, इस तरह से। तो ये क्लास नेम हो गया, और इसका IUPAC नेम होता है एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन इसका फंक्शनल ग्रुप होता है, वो दोनों तरफ से ये बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, जो एल्काइल ग्रुप रहता है। यहाँ जनरल फॉर्मूला हो जाएगा ROR। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर एल्काइल ग्रुप का मान हम अलग अलग डालेंगे। यहाँ हम सेम भी डाल सकते हैं और अलग अलग भी डाल सकते हैं। तो यहाँ ये CH3OCH3 लेते हैं, तो ये मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, तो दो मिथाइल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। ये हो जाएगा डाईमिथाइल ईथर। अब यहाँ IUPAC नेम है, तो IUPAC नेम में यहाँ लिखा गया एल्कोक्सी एल्केन, यानी संपूर्ण जो ईथर क्लास है उसका नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन। तो यहाँ दो भाग में बटा हुआ, ये हो जाएगा एल्कोक्सी, ये हो जाएगा एल्केन। तो दोनों में हम देख रहे हैं कि एक ही कार्बन है, इसमें भी एक ही कार्बन इसमें भी है, तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा आपको मिथॉक्सी मीथेन। अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ये। तो इस कॉलम को इस प्रकार से बना देने से यहाँ कई एक टर्म यहाँ क्लियर हो जाता है। यहाँ स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है, IUPAC नेम क्लियर हो जाता है, फिर कॉमन नेम क्लियर हो जाता है, यहाँ इसका एग्जाम्पल है, फिर ये जनरल फॉर्मूला है, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब जैसे जैसे यहाँ एल्काइल ग्रुप का मान हम अलग अलग बदलते चलेंगे, ये अलग अलग कंपाउंड तैयार होते चला जाएगा और इसका नामाकरण होते चला जाएगा। तो ये सब यही रहेगा। इसके जगह पर अगर हम यहाँ पर लेते हैं C2H5O C2H5, तो यहाँ दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है, तो दो इथाइल है, इसलिए इसका कॉमन नेम हो जाएगा डाईइथाइल ईथर। डाईइथाइल ईथर। और IUPAC नेम चूँकि इसका होता है एल्कोक्सी एल्केन, तो ये भी एल्केने हैं और ये भी एल्केने हैं, तो यहाँ एक हो जाएगा ये इथॉक्सी, हो जाएगा इथेन। चूँकि यहाँ भी दो कार्बन है और यहाँ भी दो कार्बन है,
तो 2 कार्बन के लिए इथेन होता है, तो यहाँ एल्कोक्सी एल्केन है तो हो जाएगा इथॉक्सी इथेन। तो इसका जो IUPAC नाम हो जाएगा ये हो जाएगा इथॉक्सी इथेन, और इसका फिर ये स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगा। दोनों तरफ 2 कार्बन है तो हम 2 कार्बन दे देंगे और इस पर हाइड्रोजन हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर खींचना काफ़ी आसान है। तो ये दूसरा कंपाउंड तैयार हो गया। अगर हम यहाँ अलग अलग एल्काइल ग्रुप लेते हैं, जैसे यहाँ हम लेते हैं CH3, यहाँ C2H5, तो ये हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। चूँकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले E आता है उसके बाद M आता है, तो यहाँ इसका जब नामकरण करेंगे तो पहले इथाइल लेंगे उसके बाद मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। ये हो जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। फिर इसका IUPAC नाम देंगे तो हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। इसका IUPAC नेम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन, और ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, इधर 2 कार्बन है तो इधर हम 2 कार्बन देंगे और इधर 1 है तो इधर 1 कार्बन देंगे, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ है इथाइल मिथाइल ईथर और यहाँ मिथॉक्सी इथेन। तो चूँकि इसका IUPAC नेम है संपूर्ण क्लास का एल्कोक्सी एल्केन, तो यहाँ XY कम कार्बन वाले में लगेगा और A यानी ज़्यादा कार्बन वाला में लगेगा। अगर आगे यहाँ कंपाउंड लेते हैं C2H5O C3H7, तो हो जाएगा इथाइल प्रोपाइल ईथर। इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल प्रोपाइल ईथर, और इसका IUPAC नेम हो जाएगा इथॉक्सी प्रोपेन। यहाँ पर लिखेंगे इथॉक्सी प्रोपेन। इसी तरह से इसका स्ट्रक्चर खींच देंगे। इस फंक्शनल ग्रुप से पहले यहाँ 2 कार्बन है तो 2 कार्बन देंगे, और इधर 3 कार्बन है तो वहाँ 3 कार्बन दे करके इसका हम स्ट्रक्चर खींच सकते हैं। तो ये ईथर का नामकरण हुआ। पुनः एक बार हम इसको समझ ले, ये क्लास नेम हुआ। जैसे ईथर एक अलग क्लास हुआ, एल्डिहाइड एक अलग क्लास हुआ, कीटोन एक अलग क्लास हुआ, तो ये क्लास नेम लिखेंगे। FG का मतलब हुआ फंक्शनल ग्रुप, यहाँ GF का मतलब हुआ जनरल फॉर्मूला, और ये हो गया एग्जाम्पल। तो इसका फंक्शनल ग्रुप O होता है, इसमें दोनों तरफ से बॉन्ड है जो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ रहेगा। इसमें एल्काइल ग्रुप का मान अलग अलग हम डाल सकते हैं। तो ईथर के क्लासिफिकेशन हम चलेंगे, तो ये ईथर है तो ये दोनों तरफ ये एल्काइल ग्रुप समान है तो वो सिंपल ईथर या सिमेट्रिकल ईथर कहलाएगा। अब जब दोनों तरफ अगर असमान है, एल्काइल ग्रुप अगर अलग अलग है, तो वो मिक्स्ड ईथर या अनसिमेट्रिकल ईथर कहलाता है। तो ये 2 प्रकार का हो जाता है। तो यहाँ हम सिमेट्रिकल भी डाल सकते हैं और अनसिमेट्रिकल भी डाल सकते हैं। तो ये 2 मिथाइल तो हो गया डाई मिथाइल ईथर, और IUPAC नेम होता है एल्कोक्सी एल्केन, तो हो जाएगा मिथॉक्सी मिथेन। फिर यहाँ हो जाएगा इथॉक्सी इथेन, फिर यहाँ हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। कार्बन की संख्या गिनते हैं, यहाँ 2 कार्बन है तो हो जाएगा इथॉक्सी, यहाँ पर हो गया 3 है तो यहाँ इथॉक्सी प्रोपेन हो गया। तो इस तरह से इसका कॉमन नेम और IUPAC नाम लिखते हैं, इसी प्रकार से इसका नामकरण करते हैं। तो ये रहा नामकरण, एक टॉपिक हो गया। फिर अगला टॉपिक है इसका क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद अगला टॉपिक है आपको प्रिपरेशन। तो अब हम लोग यहाँ क्लासिफिकेशन पर चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर यानी ईथर का वर्गीकरण। ये था इसका नामकरण जो नोमेनक्लेचर कहलाता है। अब ईथर का क्लासिफिकेशन बहुत ही आसान है। ईथर को 2 भागों में बांट दिया गया, एक होता है सिंपल ईथर और दूसरा होता है मिक्स्ड ईथर। तो यहाँ लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स। ईथरों का वर्गीकरण। ईथर को 2 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें पहला भाग है आपको सिंपल ईथर। इसको सिंपल ईथर कहा जाता है या सिमेट्रिकल ईथर कहा जाता है। अब दूसरा है इसका मिक्स्ड ईथर।
या इसको अनसिमेट्रिकल ईथर कहा जाता है। तो ये ईथर दो प्रकार का हो जाता है, एक है सिंपल ईथर और दूसरा है जिसको सिमेट्रिकल ईथर भी कहते हैं, और दूसरा है मिक्स्ड ईथर और या इसको अनसिमेट्रिकल ईथर कहा जाता है। तो सिंपल ईथर एक ऐसा ईथर है जिसमें दोनों एल्काइल ग्रुप सेम होता है। तो जब यहाँ फंक्शनल ग्रुप जो ईथर का वो है इसमें दोनों तरफ से बॉन्ड लगा हुआ है, जिसमें एल्काइल ग्रुप को यहाँ फिनाइल ग्रुप या एराइल ग्रुप को में डालते हैं, तो अगर सेम ग्रुप दोनों साइड में है तो वो सिंपल ईथर होगा, और जो दोनों एल्काइल ग्रुप अगर अलग अलग है तो वो मिक्स्ड ईथर होगा या अनसिमेट्रिकल ईथर होगा। तो यहाँ पर हम पहला में लिख सकते हैं सिंपल ईथर, the ether in which both the alkyl groups are same, that is called a सिंपल ईथर। यानी कि ऐसा ईथर इसमें दोनों एल्काइल ग्रुप सेम हो वो सिंपल ईथर कहलाता है। वही लिखा हुआ है द ईथर इन विच बोथ द एल्काइल ग्रुप्स आर सेम दैट इज कॉल्ड ए सिंपल ईथर। अर्थात वह ईथर जिसमें दोनों एल्काइल ग्रुप समान होता है वो सिंपल ईथर कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं सिंपल ईथर का। जैसे यहाँ CH3O CH3 हुआ, ये डाई मिथाइल ईथर हुआ या मिथॉक्सी मीथेन हो गया। फिर यहाँ C2H5O C2H5 ये डाई इथाइल ईथर है जिसको इथॉक्सीथेन कहते हैं। अभी हम लोग यहाँ नामकरण पढ़े जस्ट 2 मिनट पहले इसी क्लास में। तो ये सिंपल ईथर है या इसको हम सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। यहाँ सिमेट्रिकल जो शब्द का अर्थ होता है कि अगर हम इसको दो भागों में बांटते हैं तो इधर भी वही चीज़ है और इधर भी वही चीज़ है, तो ये सिमेट्रिकल ये सिस्टम कहलाता है। तो यहाँ जब दोनों एल्काइल ग्रुप अगर सेम है तो वो सिमेट्रिकल ईथर होगा, और जब दोनों एल्काइल ग्रुप अगर अलग अलग है तो वो अनसिमेट्रिकल कहलाएगा या उसको मिक्स्ड ईथर कहा जाएगा। जो नाम से ही क्लियर है वो मिला हुआ एल्काइल ग्रुप रहेगा, जिससे दूसरा यहाँ हो गया मिक्स्ड ईथर। मिक्स्ड ईथर the ether in which both the alkyl groups are different, that is called a मिक्स्ड ईथर। यानी द ईथर इन विच बोथ द एल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट, यानी कि ऐसा ईथर इसमें दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग है, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर। उसे मिक्स्ड ईथर या अनसिमेट्रिकल ईथर कहा जाता है। इसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे यहाँ मिथाइल ग्रुप है और यहाँ है आपको C2H5 इथाइल ग्रुप है, तो ये इथाइल मिथाइल ईथर है या इसको मिथॉक्सी इथेन हम कह सकते हैं। तो ये जो है अनसिमेट्रिकल हुआ यानी कि मिक्स्ड ईथर हुआ, दोनों एल्काइल ग्रुप अलग अलग है। तो इस तरह से ईथर का वर्गीकरण है। ईथर दो प्रकार का हो जाता है, एक सिंपल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर, और दूसरा हो जाता है मिक्स्ड ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर। तो ये दो प्रकार का होता है। जब दोनों एल्काइल ग्रुप सेम होगा तो वो सिंपल ईथर होगा, जब अलग अलग होगा तो वो मिक्स्ड ईथर होगा। इसको इस प्रकार से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। तो ये रहा ईथर का क्लासिफिकेशन। जस्ट अभी से पहले हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़े हैं। अब यहाँ प्रिपरेशन पढ़ते हैं। ये प्रिपरेशन तीसरा टॉपिक हो जाएगा आपको आज के क्लास का। इससे पहले हम लोग अल्कोहल और फिनॉल को पढ़ चुके हैं, नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, सिंथेसिस, फिर प्रॉपर्टीज। अब ये ईथर के बाद ये जो 11वां यूनिट जो 12 का चल रहा है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, वो खत्म हो जाएगा 1-2 क्लास में।
तो यहाँ ये टर्म था क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, अब होगा यहाँ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। प्रिपरेशन ऑफ ईथर यानी ईथर का बनाने की विधि या इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, या मेथड फॉर प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर ये हम कह सकते हैं। तो ईथर बनाने की कई एक विधि है। इसमें आपको पहला है कि जब अल्कोहल को गर्म एल्यूमिना पर प्रवाहित किया जाता है तो ईथर प्राप्त होता है। When alcohol is passed over hot alumina, ether is obtained। जब अल्कोहल को गर्म एल्यूमिना पर प्रवाहित किया जाता है तो ईथर प्राप्त होता है। इसमें अल्कोहल का 2 मॉलिक्यूल भाग लेता है। एल्यूमिना का जो फॉर्मूला होता है Al2O3, ये 260 डिग्री सी पर इसकी रिएक्शन होता है, तो यहाँ ROR प्राप्त होता है और यहाँ आपको H2O निकल गया। तो इस प्रकार से हम ईथर को बना सकते हैं। ये पहला विधि में कहता है कि जब गर्म एल्यूमिना पर अल्कोहल को प्रवाहित किया जाता है तो यहाँ ईथर प्राप्त होता है, तो अल्कोहल से यहाँ ईथर बन गया। अब यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं CH3OH प्लस CH3OH, ये वही रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3O CH3 प्लस H2O, ये हो जाएगा आपको डाईमिथाइल ईथर, डाईमिथाइल ईथर। यहाँ पर एल्काइल ग्रुप जैसे जैसे हम बदलते चलेंगे यहाँ ईथर बनता चला जाएगा। यहाँ पर हम इथाइल अल्कोहल लेते हैं, इथाइल अल्कोहल 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो यहाँ पर हमें इथाइल डाईइथाइल ईथर प्राप्त होगा। तो ये पहला हुआ। फिर दूसरा विधि है, जब अल्कोहल को हम शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री पर गर्म करते हैं तो हमें ईथर प्राप्त होता है। Alcohol is heated with conc H2SO4 at 140 degrees C। Ether is obtained। जब अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सी पर गर्म किया जाता है तो ईथर प्राप्त होता है ROH और प्लस H2SO4। पहले इसको 100 डिग्री पर हम गर्म करेंगे तो यहाँ RHSO4 एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट और प्लस यहाँ H2O निकल जाता है पहले स्टेप में। तो यहाँ का OH और यहाँ का एक हाइड्रोजन वाटर चला गया और RHSO4 यानी कि एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। जब फिर यहाँ अल्कोहल को फिर RHSO4 एल्काइल अल्कोहल को एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट को 140 डिग्री सी तक जब तापमान बढ़ाते हैं तो यहाँ ROR ये ईथर प्राप्त हो गया और यहाँ H2SO4 हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये दोनों अल्कोहल से है लेकिन इसका प्रोसेस अलग है। यहाँ तो गर्म एल्यूमिना पर अल्कोहल को प्रवाहित करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। फिर यहाँ जब अल्कोहल को सांद्र यानी कि कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ 140 डिग्री सी पर गर्म करते हैं तो हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। जो 2 स्टेप में यहाँ प्रतिक्रिया होता है, जैसे अल्कोहल है यहाँ H2SO4 है तो इसका एक हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाटर निकल गया और यहाँ एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। फिर एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट अल्कोहल के साथ जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो यहाँ ROR और फिर यहाँ H2SO4 प्राप्त हो जाता है। अब एल्काइल ग्रुप के जगह पर हम अलग अलग यहाँ ले सकते हैं, जैसे जैसे यहाँ अलग अलग लेंगे हमें अलग अलग यहाँ अल्कोहल प्राप्त होगा। तो इसमें 1-2 एग्जाम्पल हम आसानी से इसमें ले सकते हैं।
तो यहाँ इसका एग्जाम्पल लेंगे CH3OH और प्लस H2SO4, ये 100 डिग्री C पर, तो ये हो जाएगा आपको CH3HSO4 और प्लस H2O। जहाँ जहाँ एल्काइल ग्रुप है वहाँ पर हम CH3 डाल रहे हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर फिर CH3OH, ये मिथाइल अल्कोहल है, ये मिथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है। इसका टेम्परेचर जब हम 140 डिग्री बढ़ाएंगे तो यहाँ पर CH3O CH3 यानी कि ये डाई मिथाइल ईथर हमें प्राप्त हो जाता है और ये H2SO4 प्राप्त हो जाता है। तो ये डाई मिथाइल ईथर हो गया या मिथॉक्सीमीथेन हो गया। इसी प्रकार से हम एल्काइल ग्रुप के जगह पर इथाइल रखते हैं, प्रोपाइल रखते हैं, तो हमें अलग अलग यहाँ ईथर प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये दूसरा विधि है। अब तीसरे विधि पर चलते हैं ईथर बनाने के। जो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण विधि है तीसरा, जो कहता है प्रयोगशाला विधि, जिसको विलियमसन सिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। तो तीसरी विधि हम लिख सकते हैं लेबोरेटरी मेथड, यानी कि प्रयोगशाला विधि, जो एक विलियमसन सिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। विलियमसन सिंथेसिस इसको इसलिए कहा जाता है कि विलियमसन नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इस रिएक्शन को कराया था ईथर बनाने के लिए, इसलिए इसको विलियमसन सिंथेसिस के नाम से जाना जाता है, जिसको प्रयोगशाला विधि कहा जाता है। क्योंकि प्रयोगशाला में हम इसी विधि के द्वारा ईथर का निर्माण करते हैं। इसमें जब एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ किया जाता है तो ईथर प्राप्त होता है। इसी रिएक्शन को विलियमसन सिंथेसिस कहा जाता है, जो ईथर बनाने की एक महत्वपूर्ण विधि में से एक है। तो यहाँ जो सोडियम एल्कोक्साइड प्राप्त होता है वो एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करने के बाद प्राप्त होता है। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जब एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ किया जाता है तो ईथर प्राप्त होता है। ईथर बनाने की इस विधि को हम विलियमसन सिंथेसिस के नाम से जानते हैं। तो एक स्टेंट यहाँ लिखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं व्हेन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ sodium alkoxide, ether is obtained. This method for preparation of ether is called विलियमसन सिंथेसिस। इसी को विलियमसन सिंथेसिस कहा जाता है कि जब एल्काइल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो ईथर बनता है। ईथर बनाने की इस विधि को विलियमसन सिंथेसिस कहा जाता है। अब इसके रिएक्शन पर चलते हैं। तो एल्काइल हैलाइड हुआ RH और सोडियम एल्कोक्साइड हुआ RONA। तो यहाँ क्या बनेगा ROR', ये ईथर बनेगा और यहाँ फिर NaX निकल जाता है, सोडियम हैलाइड ये निकल गया। तो यहाँ पर हम CH3 के जब हम Cl ले लेंगे। अब यहाँ पर हम C2H5ONA यानी कि ये सोडियम इथॉक्साइड है। यहाँ पर हम सिंपल ईथर और मिक्स ईथर दोनों बना सकते हैं। चूँकि R के जब पर हम सेम ग्रुप रखते हैं तो वो सिंपल ईथर बनेगा और अलग अलग ग्रुप रखते हैं तो वो मिक्स्ड ईथर बनेगा। तो वो एल्काइल ग्रुप पर निर्भर करता है कि हम एल्काइल ग्रुप के जगह पर हम क्या ले सकते हैं। तो यहाँ पर CH3OC2H5 ये इथाइल मिथाइल ईथर प्राप्त हो जाता है। यहाँ सोडियम क्लोराइड हमें प्राप्त हो जाता है।
तो ये ईथर बनाने की ये तीसरी विधि है जो प्रयोगशाला विधि कहता है, जिसको विलियमसन सिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रिएक्शन है। तो विलियमसन नाम के वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ये रिएक्शन को कराया था, इसलिए इसका नाम रखा गया है विलियमसन सिंथेसिस। इसमें है कि जब एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ किया जाता है तो हमें ईथर प्राप्त होता है। इस विधि के द्वारा हम सिंपल ईथर और मिक्स्ड ईथर दोनों प्रकार के ईथर को बना सकते हैं। वो एल्काइल ग्रुप के ऊपर यहाँ निर्भर करता है। तो जैसे हम एल्काइल ग्रुप रखेंगे उस तरह से अलग अलग कंपाउंड हमें प्राप्त होता है। तो ये सोडियम इथॉक्साइड हुआ, ये सोडियम एल्कोक्साइड हुआ, ये मिथाइल क्लोराइड हुआ जो एल्काइल हैलाइड है। तो फिर एक और विधि के बारे में जानते हैं। यहाँ जब एल्काइल हैलाइड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, चौथा विधि है जब एल्काइल हैलाइड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ यहाँ गर्म करते हैं तो हमें ईथर प्राप्त होता है और यहाँ AgX हमें प्राप्त हो जाता है। तो एल्काइल हैलाइड के यहाँ 2 मॉलिक्यूल भाग ले रहा है। जब एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल यहाँ भाग लेता है सिल्वर ऑक्साइड के साथ, जब इसको हम गर्म करते हैं तो यहाँ ईथर प्राप्त हो जाता है और सिल्वर हैलाइड हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ बैलेंस करते हैं तो यहाँ 2 दे देंगे, तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल हो गया, यही ईथर है। तो यहाँ पर हम CH3Cl लेंगे और सिल्वर ऑक्साइड, तो ये निकल जाता है और यहाँ पर हमें डाईमिथाइल ईथर प्राप्त होता है और ये सिल्वर क्लोराइड हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से ईथर को हम बना सकते हैं। तो ये सभी की सभी विधि ईथर बनाने की विधि है। तो आज क्लास में उन्होंने क्या सीखा, ईथर क्या है, ईथर का वर्गीकरण क्या है, ईथर का नामकरण कैसे करते हैं और ईथर के बनाने की अलग अलग कौन कौन से गुण हैं, इसके बारे में जाने हैं। फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, ईथर के गुणों के बारे में जानते हैं। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो फिर हम लोग अगले यूनिट पर चलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।